वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। तो चलिए आज हम आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी क्लास 10 का फिजिक्स साइंस कराने वाले हैं, जो कि पार्ट 8 है। ठीक है, तो आज इसी को कंप्लीट कराने वाले। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर फिजिक्स का बनाइए, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है पहले कि निम्नलिखित में से एक जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है, ऑप्शन दिया हुआ बायोगैस, पेट्रोलियम, डीजल या कोल नाली। ठीक है, जिस क्रासन तेल होता, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा बायोगैस, क्योंकि बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, दूसरा का होगा तुम्हारा, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के भीतर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या ऑप्शन डी आभासी और सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा यही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप लोग कॉपी में लिखिए आराम से, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, इससे आपको ऐसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन जैसे लिखिएगा, निम्नलिखित में से एक जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन ए देकर लिखिएगा बायोगैस। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस के भीतर रखा जाता है तो वो बनने वाले प्रतिबिंब होगा। तो इसका आंसर होगा आभासी और सीधा। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि यौगिक जो आयनिक नहीं है, ठीक है, वैसा यौगिक जो आयनिक नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन होगा CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, वो यौगिक, ठीक है, वो यौगिक एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कौन सा एक यौगिक है जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है, एक गैस का वाष्प घनत्व है, ऑक्सीजन की तुलना में वाष्प घनत्व होगा तो 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, 64 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन के दौरान, ठीक है, क्या होता है, तो कैथोड नकारात्मक है और वहाँ कभी रिडक्शन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं हम लोग 1 का 7 क्वेश्चन पढ़ने। समानांतर में जुड़े प्रतिरोध 3 और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 ओम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऐसे तो बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो लेकिन ये नाइट्रेट ऑक्साइड ऑप्शन में दिया था, इसलिए इसी के साथ हम जाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, रिक्त स्थान को भरो। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान को भरने बोला है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन लिखकर इसको भरिएगा। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान में होगा हेलोजानो। ठीक है, हेलोजानो होगा, यहाँ हेलोजेंस होता। ठीक है, शायद क्वेश्चन में प्रिंट किया हुआ हेलोजेंस होता है। हेलोजानो में सर्वाधिक, ठीक है, विद्युतीय ऋणात्मक तत्व होते हैं, तो कौन सा हेलोजन में सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करने वाली वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं, तो आयन मंडल। हम लोग जानते हैं कि आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों का होता है, परिवर्तित होता है, वहाँ से रिटर्न आकर हमें रेडियो तरंगों का संचार को सुनने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके घटकों की तुलना में फ्यूज तारों का गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इस तरह करके। अब हम लोग आते हैं, देखिए 2 का 3 क्वेश्चन था, 2 का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे 3 का, निर्धारित करके निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए सत्य और असत्य को पढ़ने के लिए देखो इसी में पढ़ के बता देता हूँ। पहला क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन घोल के माध्यम से बिजली ले जाती है, ये गलत है। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोला, वास्तविक गैस
उच्च तापमान और निम्न दबाव पर लगभग आदर्श व्यवहार करती है। सही बात है, ट्रू हो जाएगा, सत्य है। तीसरा में क्या बोला, दो माध्यमों में अपेक्षिक अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। बोला है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें। ठीक है, तो देखो, गैस नियंत्रक, ठीक है, आर की एसआई इकाई का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 3 का जो है आप लोग ऐसे जस्ट क्वेश्चन उतार कर इस तरह करके लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन उतारिएगा, फिर गलत कीजिएगा, फिर क्वेश्चन उतार कर जो सही है 3 का 2 सही कीजिएगा, फिर 3 का 3 गलत सही होगा या गलत तो सही है तो उसको इस तरह लिख लीजिएगा, और फिर 4 का 1। ठीक है, 4 का 1 जैसे दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, तो देखो जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, ये होता है इसका एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तत्व की आवर्त सारणी में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो तत्व के आवर्त सारणी में किसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो निष्क्रिय गैस का। ठीक है, निष्क्रिय गैस का होता है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस में देखो कौन कौन आएगा तुम्हारा, एच हीलियम आएगा, नियोन आएगा, आर्गन आएगा, ये सब आता है निष्क्रिय गैस में। ठीक है, ये सब का नाम है, आप लोग देख सकते हैं बुक में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 का 3 क्या बोला, उस आयनिक यौगिक का सूत्र लिखिए जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों में हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता भी है और देता भी है। तो इसमें होगा तुम्हारा लिथियम और हाइड्रोजन। कहेगा अगर लिथियम एक दे देगा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2, अगर हाइड्रोजन लिथियम को दे दिया तो लिथियम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसका ये हो जाएगा लिथियम हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 का 4 क्या बोला, शक्ति किलोवाट। ठीक है, KW शक्ति किलोवाट या किलोवाट घंटा की इकाई कौन सी है, तो इसकी इकाई होगी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसकी होगी विद्युत ऊर्जा, और इसका काम क्या होता है, तो इसको इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, यह प्राय विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग में किया जाता है। आप लोग समझते होंगे कि ये मैं आंसर ढक ढक के क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते नहीं है, वो डायरेक्ट फोटो खींचते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का ही भेजूंगा ताकि आप लोग पूरे वीडियो देखें और पूरे समझ कर लिखें। ठीक है, सिर्फ फोटो लिखना होता तो मैं आपको PDF भेज देता, लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मेहनत को भी थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हाँ, सपोर्ट करने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सही में इस सब के लिए एक्टिव हैं, तो मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगा। चलो क्वेश्चन है 4 नंबर क्या बोला है, DC की तुलना में AC के एक लाभ का उल्लेख कीजिए। तो देखिए DC की तुलना में AC का लाभ क्या होगा, यह मजबूत सुविधाजनक होते हैं, यह उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, ये उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है और कम वोल्टेज कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, अगर नहीं दिखे तो मेरी आवाज़ को सुन के लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो पता है कि आपको साफ दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो आप इसके क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 4.6 का, किसी वस्तु पर, ठीक है, सोने की परत चढ़ाने में किस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, संक्षेप में लिखो। तो इसका आप लिखिएगा सोने का विद्युत लेप। ठीक है, लेप तांबे के आभूषण पर सोने का लेप चढ़ाने के लिए एनोड पर शुद्ध सोने का छड़। ठीक है, एनोड पे शुद्ध सोने का छड़ और कैथोड पर तांबे का आभूषण तथा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम। ठीक है, इतना लिखने के बाद और भी लिखना है, तो चलिए मैं दूसरा पेज में मेरा लिखना है, ये पेज तो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, फिर लिखिएगा कि आरोसाइनाइड। ठीक है, जिसका ये सूत्र होता है कि जलीय घोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जलीय घोल का प्रयोग करते हैं कैथोड पर। देखो ये लिख लीजिएगा समीकरण Au प्लस ई इलेक्ट्रॉन का, कि यहाँ से जो सोना Au है उसे एक इलेक्ट्रॉन पार होगा तो क्या हो जाएगा, Au बचेगा। ठीक है, वही दिया हुआ Au प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये 4 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए, 5 पे। ठीक है, चारों को देखो, चारों कंप्लीट हो गया 5 में। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन क्या बोला है, स्कूटर या बस का पिछला दृश्य दर्पण समतल दर्पण के बजाय उत्तल होता है, उल्लेख कीजिए। तो इसी के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। तो देखिए 5 का आंसर,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण दिख रहा तो आप लोगों को अच्छा से, हाँ चलो ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है क्योंकि यह सदैव वास्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब छोटा होते हैं, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब होता है, इसी कारण उसको देखने में सुविधा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 का 2 क्या दिया हुआ है, किसी तत्व की, ठीक है, आयनन, ठीक है, आयनन ऊर्जा को क्या कहते हैं, या क्या तात्पर्य है आयनन ऊर्जा के बारे में। तो देखो आयनन ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ठीक है, किसी तत्व के एक आइसोलेट गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूरा रूप से बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा को ही एक तरफ से हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 का 3 पे आते हैं। देखो 5 का 3 में क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, Ca=40 में से कैल्शियम के द्रव्यमान प्रतिशत को निर्धारित करें। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बोला, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखो क्या दिया हुआ, तो देखो पहले लिखिएगा, एक परमाणु कैल्शियम Ca का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बोल देता हूँ, एक परमाणु कैल्शियम Ca का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम है। फिर नीचे लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र का होता है CaCO3, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार, ठीक है, सूत्र लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अनुभार। तो देखो तो यहाँ Ca का मान कितना है 40, तो 40 बिठा देंगे। C से कार्बन होता था, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है, 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। और ये O का कितना होता है 16 और इंटू 3 है तो 3 कर दिए, ठीक है। परमाणु भार निकाल दिए हैं, Ca का 40, C का 12, O का 16 और 3 इंटू, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा तुम्हारा, सबको जोड़ जाए, इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमको निकालना है कैल्शियम के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम का जो द्रव्यमान था, ठीक है, द्रव्यमान, और यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 1000 इंटू 100, ठीक है। 1000 नहीं होता, गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ 10% होगा, बताए थे फिर भी गलती कर दिया। चलो यहाँ 100 है तो 100 कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 40%, ठीक है, यहाँ परसेंटेज भी नहीं होगा, सिर्फ 100 होगा। 40/100 इंटू 100%, तो ये 100 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 40%। तो इसका प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा, सिर्फ 40%। इसीलिए आप लोग देख के लिखिएगा आराम से। अब हम लोग आते हैं 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, स्पष्ट कीजिए कि, ठीक है, पद मतलब टर्म आणविक भार, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए अनुपयुक्त क्यों है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह लिखिएगा, NaCl एक विद्युत आवेशित यौगिक है जो ठोस अवस्था में अणु के रूप में नहीं है, ठीक है, बल्कि Na+ कैथोड प्रतिक्रिया और Cl एनोड प्रतिक्रिया आयनों में मौजूद होता है। चूँकि NaCl ऐसा ठोस अवस्था में भी क्या लिख दिया, आजू के रूप में मौजूद नहीं है, ठीक है, यह गलत लिख दिया है, अणु के रूप में मौजूद नहीं होता है। यहाँ जो लिखे यहाँ पर होगा अणु, ठीक है, अणु के रूप में मौजूद नहीं होता है, और यहाँ ठोस होता है, ठीक है। लिखने में थोड़ा गलती कर दिया, बताया तो फिर भी गलती कर दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, NaCl एक विद्युत अवशोषित यौगिक है जो ठोस अवस्था में अणु के रूप में नहीं बल्कि Na+ कैथोड प्रतिक्रिया और Cl एनोड प्रतिक्रिया आयनों में मौजूद होता है। चूँकि NaCl ठोस अवस्था में भी अणु के रूप में मौजूद नहीं है, इसलिए NaCl का आणविक भार शब्द पट लागू नहीं होता है, ठीक है। पद मतलब टर्म, ठीक है, पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग भी सुधार लीजिएगा। ये हो गया मेरा 5 का 4। अब हम लोग आप बनाएंगे 5 का 5। 5 का 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्रव्यमान की गणना करें जो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब Ca 40 और कार्बन का देखिए अनुभार दिया हुआ 12 और ऑक्सीजन का अनुभार कितना दिया हुआ 16, ठीक है,
के पूर्ण अपघटन से प्राप्त होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऊष्मा द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट या तो CaCO3 अपघटित होकर CaO एवं CO2 देता है। ठीक है, अतः समीकरण के अनुसार CaCO3 बराबर CaO प्लस CO, ठीक है, CO2। देखो यहाँ भी 2 छोड़ दिए, इसीलिए बोल रहे आप लोग खाली लिखोगे तो गलती हो जाएगा। देखो इसमें कितना मिस्टेक है, मैं सोल्व इसको ठीक कर देता हूँ, आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो CaCO3 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो देखो Ca और O आ जाएगा। यहाँ पर 3 को था तो 1 को यहाँ दिया तो बचा कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा CO2। ठीक है, ये O जुटेगा तो 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो Ca40, C से 12 और O से 16 और 3 का 3। उसी तरह देखो यहाँ पर Ca40, O का 16, यहाँ भी तोड़ेंगे तो C का 12, ठीक है, O का 16 और 2। अब जब सबको हम अनुभार निकालेंगे तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा 100 ग्राम, इसका अनुभार कितना हो जाएगा 56 ग्राम, इसका अनुभार कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 56 ग्राम अणुबूजा या चूना बूजा। ठीक है, चूना 100 ग्राम चूना पत्थर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसलिए 1 ग्राम अणुबूजा चूना, तो ये चुकी का नियम से करेंगे तो क्या हो जाएगा 56, इसके नीचे आएगा 100/56 ग्राम चूना पत्थर से प्राप्त होगा। ठीक है, और हमको निकालने कितना बोला 50 ग्राम का, इसलिए हम लोग अब 50 ग्राम निकालेंगे, इसलिए 50 ग्राम। ठीक है, यहाँ 50 लिखा हुआ, 50 ग्राम अणुबूजा चूना। ठीक है, तो 100/56 इंटू 50 ग्राम चूना पत्थर से प्राप्त होगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 89.285 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा सोल्व करने पर। इसको इससे गुना करके इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि नम हवा शुष्क हवा की तुलना में हल्की क्यों होती है। नम हवा शुष्क हवा की तुलना में हल्की क्यों होती है, ये बताने बोला है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, लिखिएगा आप लोग। जैसे जैसे वायु में जलवाष्प की मात्रा स्थिर तापमान पर बढ़ती है, वायु में घनत्व घटता जाता है। इसलिए जितना अधिक जलवाष्प स्थिर तापमान पर हवा में अन्य गैसों की जगह लेता है, हवा का घनत्व उतना ही कम होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आर्द्र हवा एक ही तापमान पर शुष्क हवा की तुलना में हल्की होती है। ठीक है, दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज डूबने समय आसमान लाल क्यों दिखाई देता है, उसको लिखना है। तो इसको लिखिएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता। देखो यहाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है, यहाँ क्यों काट दीजिए, आप लोग हेडिंग करके लिखिएगा, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। लिखिएगा सूर्यास्त या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना, आकाश एवं महासागरों के जल का नीला प्रतीत होना, यह सारे प्राकृतिक दृश्य जिस भौतिक घटना का परिणाम है उसे बिखरना कहते हैं। वास्तव में बिखरना सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियां जैसे, ठीक है, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि द्वारा अवशोषण कर उसे पुनः विकृत कर देने की घटना है। कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य में जो आकाश मंडल में जितना ये अशुद्धियाँ, जलवाष्प, धूल के कारण ही क्या होता है, हमें आसमान का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो उसी कारण ये होता है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल्स में बुक पे दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल तभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। कितना तक करा दिया मैं, 5.7 हो गया। ठीक है, 5.7 के बाद क्वेश्चन क्या है 5.8 ना। चलो 5.8 में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। 5.8 में दिया हुआ है फेल्मिंग के, ठीक है, फेल्मिंग के बारे में दिया हुआ ना। तो देखो 5.8 का क्वेश्चन क्या है, फेल्मिंग के वाह्यस्थ नियम का उल्लेख करें। ठीक है, फेल्मिंग के बारे में। तो चलो फेल्मिंग का पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए फेल्मिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, वाह्यस्थ मतलब बाएं हाथ होता है, तो बाएं हाथ का नियम हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां अर्थात अंगूठा, पहली उंगली और मध्य उंगली को एक दूसरे से लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखा जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा प्रकट करे तो अंगूठा द्वारा चालक के घूमने की दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फेल्मिंग का हाथ का नियम। अब आते हैं हम लोग इसका 5.9 का क्वेश्चन, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है 5.9 का। तो देखो लेंस के नियम, ठीक है, लेंस के नियम को लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। तो देखो लेंस के नियम को लिख लीजिए हेडिंग, लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। तो इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक का दिया हुआ इंट्रो, तो लिख लीजिएगा। सन 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक लेंस ने प्रेरित धारा की दिशा के लिए एक नियम दिया जो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। यह नियम इस प्रकार है, यदि किसी कुंडलित चालक से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बदले तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिस कारण वह प्रेरित हो। ठीक है, इसकी दिशा तरह होती है कुंडली के समान ध्रुवी, ठीक है, एन ध्रुव की तरह बल रेखीय पैदा हो जाए। ये चुंबकीय को प्रतिकर्षित करती है। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध चुंबकीय को कुंडली की ओर ले जाने का कार्य करना पड़ता है। लेंस के नियम तथा ऊर्जा संरचना में यह कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडलित में प्रकट होता है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा कुल ऊर्जा नियम रखती है। ठीक है, यही था तुम्हारा लेंस का नियम। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे 6 का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं फाइनल स्टेज पे। एक्टिविटी इसका मतलब 6 नंबर, जो कि और कितना क्वेश्चन 4 है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 6 का देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 का बोला है कि 1.6 ग्राम द्रव्यमान की एक गैस जिसे 750 मिलीमीटर Hg दबाव और 273 के तापमान पर रखा जाता है तो 1.12 लीटर की आयतन घेरता है। गैस के दृढ़ द्रव्यमान और उसका वाष्प घनत्व निर्धारण करें। क्या निकालने बोला है? गैस के दृढ़ द्रव्यमान और उसका वाष्प घनत्व, ये 2 हमको निकालने बोला है इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 का क्या लिखोगे, क्वेश्चन उतार लिए। क्वेश्चन के बाद यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा 2.4, ठीक है, 22.4 लीटर के STP तापमान पर गैस का आयतन, गैस का मोलर आयतन होता है। हम लोगों को सबको पता है कि ये गैस का मोलर आयतन हमेशा 22.4 लीटर ही होता है, इसलिए लिख दिए हम लोग। और द्रव्यमान गैस का मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो गैस का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान होता है। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन में 1.12 लीटर, ठीक है, लीटर का गैस का दृढ़ द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ, उसका द्रव्यमान देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसका द्रव्यमान दिया हुआ 1.6 ग्राम द्रव्यमान है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे 1.6 ग्राम द्रव्यमान हो गया। अब चूंकि 22 का निकालेंगे, चूंकि के नियम से करेंगे, तो 22.4 लीटर गैस का दृढ़ द्रव्यमान बराबर देकर ये इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका नीचे आ जाएगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि बराबर 22.4 इंटू 1.6 बटा 1.2, ठीक है। इसको यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद आप लोग वहाँ पीछे आ जाइएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पर आना है इक्वल करके, फिर यहाँ पर लिखना है। फिर देखो इसको कटा देंगे, 1.12 को कटा देंगे, 22.4 को कटाएंगे तो कितना वर्ग कटेगा, 2020 वर्ग में इंटू 1.6 ग्राम। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। ये 32 ग्राम आ गया, तो ये मेरा क्या निकला, दृढ़ द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, गैस के दृढ़ द्रव्यमान बराबर 32 ग्राम। एक का तो मान हम लोग निकाल लिए। देखो यहाँ पर दृढ़ द्रव्यमान निकालने बोला, निकल गया। अब हमको निकालना वाष्प का घनत्व, तो वाष्प का घनत्व निकालेंगे। तो वाष्प का घनत्व निकालने के लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे गैस का वाष्प घनत्व, ठीक है। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो देखो 32/2 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो 16 GM कर देना ग्राम। ये हो गया मेरा 6.1 का। अब हम 6.2 का पढ़ते हैं। 6.2 का क्वेश्चन है, चलो 6.2 का क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसे क्वेश्चन देख लीजिए।
दिया हुआ 6 पॉइंट का एक सेल का ईएमएफ 10 वोल्टेज है और उसकी आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब होता है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर प्रतिरोध कितना है 2 ओम और सेल का 8 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध मतलब बाहरी प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर से जूल में ऊष्मा की मात्रा की गणना करें जो 60 सेकेंड का प्रतिरोध में उत्पन्न होगी। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं, अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट यहाँ से कीजिएगा। विद्युत वाहक, ठीक है, बल, ठीक है, बल है, दल मत समझिएगा। विद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर 10 वोल्टेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद लिखिएगा विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं बराबर 2 ओम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। अब लिखेंगे बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 8 ओम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में है। अब लिखेंगे समय भी दिया हुआ है टी बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। अब लिखेंगे विद्युत प्रवाह की धारा लिखो या स्तर लिखो, विद्युत प्रवाह की धारा या स्तर, ठीक है, जिसको आई से लिखते हैं, आई मतलब करंट होता है, इक्वल टू ईएमएफ बटा में आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पर कैपिटल आर का है बाहरी प्रतिरोध, स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और ईएमएफ क्या है विद्युत वाहक बल। तो सबका मान पुट कर देंगे। ईएमएफ का जगह पर क्या बैठाएंगे 10 और कैपिटल आर की जगह 8 और स्मॉल आर की जगह 2। जब बैठाएंगे तो देखो ये आ जाएगा 10 बटा में 8 प्लस 2। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 कट जाएगा, तो ये करंट है तो इसलिए इसका हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, कहीं करंट को हम एम्पियर द्वारा ही डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब ये मेरा आई निकल गया। अब हम लिखेंगे अब प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा 60 सेकेंड एच में कितना होता है 12 इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आंतरिक और समय लगेगा। जब इसको हम मान बैठाएंगे तो 12 इंटू आर का मान कितना है मेरा 8 और समय कितना लगा 60। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 480 जूल, ठीक है, जूल लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ऊष्मा का इकाई क्या होता है जूल। तो जूल हो गया, ये मेरा हो गया 6 का कंप्लीट, ठीक है, 6 का देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 6 का 3, ठीक है। 3 का क्वेश्चन देखो क्या बोला है देखो, 2 तारों की लंबाई का अनुपात 2:1 है और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों तारों के प्रतिरोध के अनुपात की गणना करें यदि उसके प्रतिरोधक 3:4 के अनुपात में हो, ठीक है। तो इसको देखो कुछ नहीं करना है, इसमें दिया हुआ क्या चीज़ 2 तार दिया हुआ जिसकी लंबाई का अनुपात, तो पहला तार का लंबाई ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, ठीक है, एच दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ आर, ठीक है, तो यहाँ R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, उसका त्रिज्या दिया हुआ। और दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात को गणना करो, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालने बोला तुम्हारा प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के तार, और यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ प्रतिरोध मतलब R निकालने बोला है, ठीक है। यदि उसका प्रतिरोधक 3 पॉइंट इतना है तो यहाँ पर इसका दिया हुआ का अनुपात भी इतना दिया हुआ उसका, ठीक है, कौन सा दिया उनकी प्रतिरोधक 3:4 का अनुपात में दिया हुआ। तो इसको चलो सोल्व करते हैं, इसको साइड हटाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे पहला और दूसरा तार की लंबाई कोमा त्रिज्या कोमा प्रतिरोध क्रमशः। तो पहले मान लेंगे लंबाई को L से मानेंगे, लंबाई था हाइट हम सोचे थे, ठीक है, लंबाई को L1 माप में मानेंगे और त्रिज्या का R1 मापेंगे और प्रतिरोध को P1 मापेंगे, ठीक है। उसी तरह दूसरका वाला को भी मानेंगे। ये तो पहला कितना हो गया L1 R1 और P1 और दूसरका के लिए क्या हो जाएगा L2 R2 और P2, ठीक है, ये मान लिए हम लोग। अब उसके बाद लिखा हुआ प्रश्न अनुसार हम लोग को दिया हुआ P1 और L1, ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा मेरा 2 और L1 कितना दिया हुआ, यहाँ P नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, यहाँ L1 हो जाएगा और L2 हो जाएगा, इसका L1 और L2 चूँकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई, ठीक है, यहाँ देखो लंबाई क्या दिया हुआ 2:1, तो पहला का लंबाई कितना 2, दूसरा का अनुपात कितना 1, इसीलिए यहाँ पर हो गया 2:1, ठीक है। तो ये प्रश्न अनुसार L1 बटा L2 बराबर में 2:1, इसीलिए बोलते हैं फोटो खींच के मत लिखा कीजिए। देखिए मिस्टेक बहुत सारा है, बताए थे लेकिन फिर भी लिखने में गलती कर दिए हैं बच्चे लोग, तो आप लोग कम से कम समझ के लिखिए ताकि आप लोगों को गलती ना हो। और अभी तक तो लाइक शेयर नहीं किए हैं, कर दीजिए जल्दी से ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, तुम्हारा भी फ़ायदा हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, अब इसके बाद कहाँ पर आएंगे हम लोग, चलो एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ वहाँ तक हो गया था। अब हम लोग लिखेंगे P1 और P2, ठीक है, उसका P1 का मान भी दिया हुआ 3 और 4, ठीक है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ था। अब यहाँ पर लिखना है इसके बाद, इसलिए पहले और दूसरे तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल
तो क्रमशः क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो कोई भी तार जो होता है सर्कल, इस सर्कल हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एक टाइप होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका भी कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर R1 लिए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 गो है तार, इसलिए R1 और R2, दूसरे का क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पहला तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरा तार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब लिखेंगे पहले तार का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध निकालने का होता है। तो R1 बराबर का होता है P1 L1 बटा पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया। उसी तरह दूसरा तार का प्रतिरोध का हो गया R2 बराबर, यहाँ P1 था तो यहाँ का हो जाएगा P2 L2 और पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों प्रतिरोध का अनुपात, अब अनुपात निकालेंगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो R1 बटा R2, उसी तरह ये इतना बटा इतना हो जाएगा, तो P1 L1 बाई पाई R1 बटा में हो जाएगा इतना बड़ा, ये हो जाएगा तुम्हारा P2 L2 बाई पाई R2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो ये तो इस तरह रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह आएगा। अब इसमें देखो, अब यहाँ से चाहेंगे तो पाई पाई काट देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे है। तो देखो पाई पाई कट गया। अब यहाँ देखो P1 और यहाँ से P2, यहाँ से L1 और यहाँ से L2, यहाँ R2 का स्क्वायर, यहाँ से R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा देंगे P1 का मान, तो यहाँ से देखो दिया हुआ 3 4 दिया हुआ, तो यहाँ पर P1 का मान 3 और P2 का मान 4 बैठा देंगे, इंटू L1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था शुरू में ही, यहाँ पर दिया हुआ L1 का मान 2 और 1। तो यहाँ पर देखो L1 का मान 2 और 1 बैठा देंगे, और इसका R2, ठीक है, R2 का भी मान निकाले थे हम शुरू में ही, ठीक है। तो R2 का मान कितना 2 और R1 का मान कितना है 1, ठीक है, 2 और 1। तो देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये R2 है, ये R2 का मान 2 है, ये त्रिज्या ये है, और ये R1 का मान 1 है, ठीक है। तो जहाँ R2 है वहाँ 2 बैठाएंगे, जहाँ R1 है वहाँ 1 बैठाएंगे। तो देखो R2 है तो यहाँ 2 और इसका 1 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, 2 का 2 और 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह 4 का 4, 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1, 4 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 6 और नीचे बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 6 बटा 1, ठीक है, 6 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 6 1 हो गया। अब यहाँ पर मेरा चूंकि किसका मान निकाले थे हम लोग, R1 और R2 का मान निकाले थे, R1 R2 का मान निकाले थे, इसलिए R1 R2 बराबर 6 बटा 1। अब यहाँ पर इसलिए लिखेंगे दोनों तारों का प्रतिरोध का अनुपात 6:1 होगा, यही प्रतिरोध निकालने बोला, तो निकल गया प्रतिरोध। अब क्वेश्चन क्या बचा है, इस मॉडल एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, क्वेश्चन में मिट गया है, नामांकित चित्र की सहायता से दर्शाए कि एक उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बुक में मिलेगा, शायद मैंने बताया था, इस लिखा नहीं, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं बुक ला रहा हूँ, आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो बुक में कहाँ पर मिलेगा, तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा, लाना पड़ेगा, बुक दूसरे रूम में है। तो मैं आ गया हूँ, सॉरी, मैं लिखने खातिर बोला, लेकिन क्या करें, बच्चे लोग भूल गए, लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कंप्लीट कराने का बोला हूँ, जिम्मेदार लिया हूँ, तो कंप्लीट जरूर कराऊंगा। बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, नामांकित कीजिए कि दर्शाए कि उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको देखिए, आप लोगों के पास बुक होगा, तो बुक का पेज नंबर 47 निकालिएगा, ठीक है, बुक का पेज नंबर 47, और यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो
वस्तु अनंत तथा F2 के बीच स्थित हो। तो यहाँ पर देखो इसी को लिखना है पूरा, और ये चित्र ये बनाना, ठीक है, इधर वाला सेकंड वाला चित्र को आपको बनाना सेम टू सेम इस तरह करके, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में बोला है आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वास्तु से छोटा होता है। यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखकर इस चित्र को बना लीजिएगा, आपका मॉडल एक्टिविटी का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।